हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 27 मार्च, ठीक है। और हम लोग पता ही ना क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और ये पीडीएफ आप देख रहे हैं ना। अगर आप चाहते हैं कि आप ये पीडीएफ को प्राप्त करें, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और ये पीडीएफ को पढ़ते वक्त आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग नोट जरूर कर ले, नोट बना ले अपना, क्योंकि ये करंट अफेयर आपके जीएस के टॉपिक कवर होते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे आज का टॉपिक में, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ना एक हाई कोर्ट के फैसले को अमानवीय और असंवेदनशील कहा है। क्यों कहा है आपको बता देते, केस क्या था यहाँ पे। इलाहाबाद हाई कोर्ट है ना, उन्होंने एक महिला का जो मामले का सुनवाई हो रहा था वहां पे, तो उन्होंने एक बलात्कार हुई महिला को लेकर, ठीक है, ये बोला गया है कि पजामे का नारे खींचना या स्तन को पकड़ना, ये जो है ना अ, अपराध के या बलात्कार के अपराध के दायरे में नहीं आता है। तो इसी टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अमानवीय असंवेदनशील कहा है, ठीक है। जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछा जाएगा, वो है सॉलिसिटर जनरल, ये देखिए यहाँ पे। और दूसरा क्या है, अटॉर्नी जनरल। यहां से क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको बताते चले यहाँ पे, ये अटॉर्नी जनरल यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछा था, दे दिया था अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल, क्या दोनों का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे जवाब हो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अटॉर्नी जनरल के बारे में तो आर्टिकल 76 डील करता है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल के बारे में डील नहीं करता है। और यही अगर आपको पता होता तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। हम लोग देखेंगे यहाँ पे अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है। तो ये कानूनी सलाहकार होते हैं। यहाँ पर छोटा सा नोट्स बना दिए आपको, आपके लिए, ताकि आप लोग का समझ और आपको पढ़ने में और आपको पेपर पढ़ने में काफी अच्छा लगे। कानूनी सलाहकार होते हैं मतलब, जैसे कि अगर आप लोग देखोगे, हम लोग के कोई मामला को अगर लड़ना होता है, केस करना होता है, तो हम लोग एडवोकेट की हेल्प लेते हैं। उसी प्रकार सरकार भी तो अपना एडवोकेट रखेगा ना, उसी को अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। तो ये कानूनी सलाहकार होते हैं भारत सरकार के, और वो सलाह देते हैं भारत सरकार को। अधिकार की बात करें तो न्यायालय में उपस्थित हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, ठीक है। सरकार की तरफ से पक्ष वाला जो जितना भी है यहाँ पे, यही रहते हैं प्रेजेंट। महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों के सरकार में प्रतिनिधि करते हैं, ठीक है। संसद में बोलने का अधिकारी, स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में भी यहाँ तक कि पूछ लिया है कि अटॉर्नी जनरल जो है ना, संसद के पार्टिसिपेशन में भाग लेते हैं, ठीक है, कार्यवाही में भाग लेते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। यही स्टेटमेंट बना के बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। और राष्ट्रपति उन्हें अतिरिक्त कार्य सौंप सकते हैं। राष्ट्रपति को अगर लगता है कि उनको कुछ काम दिया जाए तो वो काम दे सकते हैं। यह सरकारी कर्मचारी नहीं होते, निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं, निजी प्रैक्टिस क्या कर सकते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट बना के पूछा जाएगा। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ट्रम्प प्रशासन, वही अमेरिका वाले जो राष्ट्रपति हैं, नशा, वहां पे नशा बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। नशा तस्कर लोग जो है वहां पे काफी इन्वॉल्व है। तो इसको लेकर भारत पर काफी संगीन आरोप लगाया गया है। भारत और चाइना को स्टेट एक्टर के नाम से, मतलब स्टेट एक्टर बोला है अमेरिका वाला। भारत को भी बोला है कि इसी लिस्ट में भारत को भी शामिल करेंगे। कहने का मतलब, जो तस्कर, नशा वाले तस्कर लोग जो अमेरिका में इन्वॉल्व है या नशा को वहां पर बढ़ावा दे रहे हैं, उसमें चाइना और भारत स्टेट एक्टर के रूप में कार्य कर रहा है। स्टेट एक्टर कहने का मतलब क्या होता है, भारत सरकार, मतलब यहाँ पर पूरा का पूरा भारत सरकार को यहाँ पे क्या किया गया है, आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग जो हमारे यहाँ नशा को प्रमोट कर रहे हैं। अभी एक शब्द है फेंटेनाइल। देखिए एग्जाम में यही पूछेगा कि खबरों में रहा, चर्चा में रहा, फेंटेनाइल जो शब्द है क्या चीज से जुड़ा हुआ है। तो वहां पर लिख देगा पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, वहां पर लिख देगा क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है, वहां पर लिख देगा एयर पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है, वहां पर लिख देगा कि नशा से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, फेंटेनाइल जो शब्द है ना, ये नशा से जुड़ा हुआ है और ये दवा है, ठीक है। जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेंगे, पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा, भारत अमेरिका के संबंध तो मजबूत है, लेकिन कुछ मुद्दे बने हुए, मुद्दे कहने का मतलब कुछ विवाद वाला एरिया है। तो मैंने छोटा सा नोट्स आपके लिए बना दिया है, ताकि आप लोग नोट बनाएं और अपने तैयारी को एक जो है ना उचित दर्जा का यहाँ पर दे सके।
तो यहाँ पे क्या विवाद है भारत और अमेरिका के बीच में, क्योंकि मेंस में आपसे यही सब क्वेश्चन पूछेगा कि भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत है, ठीक है, लेकिन हाल में कुछ ऐसे घटनाएं घटे हैं जिससे उनके रिश्ते में तनावपूर्ण देखने को मिला है। आप इससे सहमत है? टिप्पणी करें। तो टिप्पणी क्या करेंगे, यही सब तो लिखना होगा आपको। व्यापार विवाद देखने को मिल रहा है, टैरिफ आपने देखा ना, अमेरिका बोलता है कि भारत वाला जो है ना, भारत वाले लोग हमारे प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, अब हम भी जैसा को तैसा वाला यहाँ पे करेंगे, वो जितना लगाएगा हम भी उतना ही लगाएंगे। तो व्यापार विवाद देखने को मिला है। फिर यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को भी लेकर यहाँ पे विवाद देखने को मिला है। अमेरिका जो है ना, भारतीय प्रोडक्ट को पहले से जो है ना क्या कर लेते हैं, ट्रेडमार्क कर लेते हैं और फिर बोलते हैं कि भारत को इस पे दावा करने का अधिकार नहीं है। रक्षा सहयोग की अगर बात करें तो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ठीक है, अमेरिका वाला प्रौद्योगिकी देना नहीं चाहता है भारत को, और भारत जो है ना खुद से डेवलप करने में थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन भारत आत्मनिर्भर बन ही जाएगा, ठीक है। वीजा नीति को भी लेकर जो भारतीय वहां पे काम करने जा रहे हैं पेशेवर, जैसे कि डेवलपर हो गए, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गए, आईटी प्रोफेशनल हो गए, ठीक है, डॉक्टर इंजीनियर, तो उनको लिए अब जो है ना, जो वीजा का जो पॉलिसी है ना उसको सख्त किया जा रहा है ताकि इंडियन लोग वहां पर जाके काम ना कर सके। तो यहाँ पर ये चीज देखने को मिल रहा है। फिर भारत जो है ना अपना रिलेशन को रसिया के साथ मजबूत कर रहा है, तो ये अमेरिका को पसंद नहीं है, तो इसको भी लेकर भारत पे दबाव बनाते रहता है अमेरिका। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी अमेरिका और भारत के बीच में विवाद देखने को मिलता है। क्या? क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत जो है ना चाइना के खिलाफ एक्शन ले, चाइना के खिलाफ नीतियां बनाए, लेकिन भारत अपने जो संप्रभुता है वो उसमें किसी भी दबाव को इंटरफेयर करने नहीं देता है। तो ये तमाम विवाद हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए अभी जो है ना संसद में एक सवाल पूछा जा रहा था, ये मिनिस्टर है उनसे, कि आप हमें ये बताएं कि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर सरकार क्या कर रही है, सरकार इस पे रोक लगा पाई है कि नहीं लगा पाई है, ठीक है। तो इन्होंने जवाब दिया कि ऑनलाइन वाला जो गेम का जो विषय है ना, जो मुद्दा है ना, वो राज्य को दिया गया है, ठीक है, राज्य इस पे कानून बनाएगी। तो इन्होंने कहा कि आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, उससे पहले आप संघीय ढांचा को पढ़िए, फेडरल सिस्टम को पढ़िए भारत का, हमारे संविधान में जो लिखा हुआ है, इसमें संघीय ढांचे पे काम करता है। हमारा देश जो है ना संविधान पे चलता है, फेडरल सिस्टम नाम का भी कुछ चीज है हमारे संविधान में, उसको आप पढ़िए, उसके बाद सवाल पूछिएगा। जो सब्जेक्ट राज्य का सब्जेक्ट है उसमें केंद्र कैसे हस्तक्षेप करेगा, ठीक है। तो इस तरह की यहाँ पे वाद विवाद देखने को मिला, लेकिन जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है फेडरल सिस्टम को लेकर पूछ लेता है। तो बोलेगा कि बताइए हमारे संविधान में फेडरल सिस्टम या संघीय ढांचा को लेकर क्या प्रावधान है, तो आपको एग्जाम्पल देना होगा ना, समझाना होगा ना। तो देखिए हमारे देश में दो प्रकार की सरकार होता है, एक केंद्र में केंद्रीय सरकार, राज्य में राज्य सरकार। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? फेडरल सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। अब बता दें आपको, हमारे संविधान में सब्जेक्ट को बांटा गया है कि कुछ सब्जेक्ट पे केंद्र कानून बनाएगी, कुछ सब्जेक्ट पे राज्य कानून बनाएगी, कुछ पे दोनों मिलकर कानून बनाएगी, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, उसको रिसिडुअल बोलते हैं या अवशिष्ट विषय बोलते हैं, उसको केंद्र को पावर दिया गया है कि आप कानून बनाएंगे, ठीक है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये है फेडरल सिस्टम का, शक्ति विभाजन का। अब आते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। मान लीजिए कुछ ऐसा कानून बना दिया गया है संसद की तरफ से या विधानसभा की तरफ से, ठीक है, जो कि हमारे संविधान के अनुकूल नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा? स्वतंत्र न्यायपालिका जो हमारा जस्टिस है वो क्या करती है? कानून का रिव्यू करेगी और लगेगा कि ये हमारे संविधान के अनुकूल नहीं है तो इसको अवैध घोषित करने का पावर है। ये किसका पावर है, मतलब ये क्या चीज है? तो ये हमारे फेडरल सिस्टम का पार्ट है। 124 से 147 शक्ति विभाजन, 246 आर्टिकल भी याद रखिएगा, ये डायरेक्ट आर्टिकल पूछ लेगा आपसे प्रीलिम्स में। और अनुच्छेद 1 में क्या है हमारा? केंद्र और राज्य सरकार के बारे में अनुच्छेद 1 में बात किया गया है। अब आते हैं यहाँ पे राज्यों की स्वायत्तता मतलब ऑटोनॉमी, राज्यपाल और राज्य सरकार। तो राज्यपाल का भी जो प्रावधान है ना और राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं ये भी किसका है? फेडरल सिस्टम का पार्ट है। संविधान की सर्वोच्चता, हम देखिए जैसे कि ब्रिटेन में आप देखोगे ना तो वहां पे संसद, वहां पे संप्रभुता है, मतलब संसद जो कह दिया, संसद जो बोल दिया वही इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे देश में संसद नहीं, ना जुडिशरी, हमारे देश में कौन? संविधान इंपॉर्टेंट है। 245, 255 आप इसको याद रखेंगे। आपातकालीन प्रावधान की अगर बात करें, संघीय ढांचा को प्रभावित करने वाले जो आर्टिकल है ना, 352 है, 356 है, 360 है, तो ये किसका प्रावधान है? फेडरल सिस्टम का, आप इसको ध्यान रखेंगे।
अब आते हैं एडिटोरियल पेज पे। एडिटोरियल पेज इंपॉर्टेंट क्यों यहाँ पे? क्योंकि यहाँ से एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होता है। और ये जो है ना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा तो भारत के बारे में यहाँ पर बात किया गया है, भारत की एग्रीकल्चर सिस्टम के बारे में बात किया गया है। भारत जो है ना एक कृषि प्रधान देश है, और जो विकसित देश है, जो यूरोपियन कंट्री वाले देश है, अमेरिका है ना, वो भारत के जो एग्रीकल्चर मार्केट है ना उस पर कब्जा करना चाहता है, उस पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। ठीक है। और हमारे देश में जो एग्रीकल्चर जो रीढ़ का काम करता है, बैकबोन का काम करता है, ऐसे में अगर हम अपने मार्केट को खोल दें, स्वतंत्र कर दें, फ्री कर दें, तो जो पूंजीपति वाले जो देश हैं वो अपने सस्ते प्रोडक्ट को भारत में इंट्रोड्यूस कर देंगे, और हमारा जो किसान है, जो हमारे फार्मर है, जिनका डबल इनकम को लेकर यहाँ पे बात किया गया है, डबल इनकम को लेकर, तो उसको फिर कैसे लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, तो इसी को लेकर पूरा संकट है। तो यहाँ पर देखिए अमेरिका वाला जो है यहाँ पे जो बात कर रहा है, हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे एग्रीकल्चर को लेकर, एग्रीकल्चर जो मार्केट है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि जो अमेरिका है ना, वो जो दूध का इंडस्ट्री है भारत में, जो मछली का इंडस्ट्री है, मछली पालन को लेकर, और गेहूं और चावल का जो प्रोडक्शन है भारत में लेकर, उस मार्केट को कब्जा करना चाहता है। अब देखो यहाँ पे डाटा दिया गया है, गेहूं का हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं ना 68 देशों में करते हैं, 150 देशों में चावल को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। दूध का मार्केट में हम लोग टॉप पे आ गए हैं। ठीक है। मछली उत्पादन में भी हम लोग टॉप पे आ गए हैं। अब हम लोग जो है विकसित देशों से क्या कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं। तो ये चीज अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा है। अमेरिका चाहता है कि जो भारत सरकार अपने किसानों को सब्सिडी दे रहा है, जैसे कि 6,000 का वित्तीय सहायता देता है, फिर यहाँ पे बिजली में सब्सिडी देता है। ठीक है। तो ये चीज को बंद कर दे, क्योंकि ये लोग इस स्कीम से किसान यहाँ पे सशक्त हो रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, क्वालिटी में इंप्रूव हो रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, भारत का रेवेन्यू बढ़ रहा है, भारत का फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है, जो विकसित देशों को पसंद नहीं आ रहा। पूरा का पूरा आर्टिकल यहीं पर दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, इसको नोट्स बना दीजिएगा। और इसमें स्वामीनाथन रिपोर्ट भी याद रखिएगा। पूछेगा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट किससे जुड़ा हुआ, तो एग्रीकल्चर से। इसके बाद देख लीजिए भारत सरकार ने किसानों के आय को और कृषि सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कौन कौन सा योजना या स्कीम चला रखा है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे 6,000 का वित्तीय सहायता मिलता है। ठीक है। कब लॉन्च किया गया था स्कीम को? 2019 में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आपके लिए नोट्स बना दिए ताकि आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी कर सके। फसल बीमा योजना किसान के लिए ये है, फसल क्षति पर बीमा कवरेज प्रदान करता है। और ये फसल बीमा योजना ना हमारे अनुच्छेद जो संविधान का अनुच्छेद 48 है ना उसको कवर करता है। हमारा जो संविधान है 38, उसको यहाँ पर कवर करता है पीएम किसान योजना। ठीक है। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से यहाँ पे लोक कल्याणकारी कॉन्सेप्ट जो हमारे संविधान में है उसको प्रमोट करता है ये चीज। फिर यहाँ पर देख लीजिए कृषि अवसंरचना को लेकर, मतलब हमारे देश में जो प्रोडक्शन होता है ना उसको हम अच्छे से अगर हम लोग सुरक्षित तरीके से रख ले, कंजर्व कर ले, तो हमारा अनाज बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि लाखों टन बर्बाद होता है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण। ठीक है। तो इसीलिए विकसित देश चाहता है ना कि जीएम फूड को इंट्रोड्यूस कर दे भारत में, जिसको बोलते हैं जेनेटिकल मॉडिफाई जो प्रोडक्ट होता है। और भारत में ये चीज लागू नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि इसका नफा नुकसान बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और अमेरिका लोग चाहता है कि यहाँ पे जीएम फूड को इंट्रोड्यूस कर दें। ठीक है। ताकि भारत के जो मार्केट है उसको कैप्चर कर लें। यहाँ पर ई नाम जो है ना, ये डिजिटल कृषि बाजार है, 2016 में लॉन्च किया गया था, याद रखेंगे। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है ना, कृषि में निवेश को बढ़ावा देने के लिए। ये तमाम फैक्ट को आप याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे विनियमनों से वित्तीय समावेशन को बधाई नहीं आ सकती है। कुल मिलाकर आपको बता दें यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में इस आर्टिकल में बात किया गया है। आपको बता दें हमारे देश में जितने वयस्क है ना, जो एडल्ट लोग है ना, 94% के पास क्या है, बैंकिंग सुविधा है। और ये किसका एग्जाम्पल हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन का, याद रखेंगे। यहाँ पे जो गवर्नर है हमारे आरबीआई के, उन्होंने कहा कि जो स्टेक होल्डर है, जो बैंक धारक जो हैं, खाता धारक हैं, उनको आप बेवजह परेशान ना करें केवाईसी के नाम पे। जो चीज अगर आधार पहले दिया हुआ है, पैन कार्ड पहले दिया हुआ है, तो आप उसको केवाईसी के नाम पे उसको बैंक में बुला के और केवाईसी कर लीजिए, ये वो,
आप इस तरह के काम ना करें। बैंकों को यहाँ पे सख्त निर्देश दिया गया है, क्योंकि इससे हमारी जनता को परेशानी होती है। ठीक है, सिर्फ बैंक अकाउंट खुलवाना ही नहीं होता है, बैंक में पैसा जमा करने के लिए भी जो बैंक धारा होते हैं उनको काम करना होता है। ठीक है, तो इस तरह की बातें यहाँ पर देखने को मिला। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है, एग्जाम में पूछा गया है। आपको बता दें कि जो देश के अंतिम व्यक्ति है उसको बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना, यही तो है हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो हम लोग देखते हैं सरकार ने फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कौन कौन सा योजना चला रखा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, और मुझे लगता है कि करोड़ों में यहाँ पे बैंक धारक 38 करोड़ लगभग जो है यहाँ पे 38 से 40 करोड़ जो है ना लगभग हो चुके हैं हमारे बैंक धारक। ठीक है, खाता धारक, और सभी नागरिकों को बैंक खाता से जोड़ना, बीमा और पेंशन की सुविधा मिलता है जनधन योजना के तहत। मुद्रा योजना 2015 में लॉन्च किया गया था। छोटे जो उद्यम वाले लोग हैं, जो छोटे छोटे उद्योगों को चलाते हैं, उनके लिए जो है ना बिना गारंटी का ऋण देने का प्रावधान किया गया। स्टैंड अप इंडिया 2016 में जो दलितों, आदिवासी और महिलाओं को कवर करता है इस स्कीम के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे आपको जॉब करने के लिए, मतलब अपने व्यवसाय के लिए आपको लोन मिलेगा। डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, भीम ऐप, रुपे कार्ड, यूपीआई, सब कुछ। आधार लिंक बैंकिंग की अगर बात करें, अब आधार को जो है ना, आधार को क्या किया जा रहा है, बैंक के साथ लिंक किया जा रहा है, ताकि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है आपके बैंक में ही आपको मिल सके। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सब एग्जाम्पल हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन के, और सारे स्कीम के बारे में पूछा गया एग्जाम में। अब आते हैं यहाँ पे पटना। अभी देखेंगे जो विपक्ष में है पटना में, मतलब बिहार में, वो वक्फ विधेयक को लेकर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा तो दो चीज याद रखिएगा, जो विपक्ष वाले जो है ना इसको असंवैधानिक करार दे रहे हैं, तानाशाही बोल रहे हैं, और नागपुरिया विचारधारा। ये नागपुरिया विचारधारा क्या है? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि नागपुरिया विचारधारा क्या है, क्योंकि नागपुर जो शब्द है ना, नागपुर, छोटा नागपुर, ये आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। नागपुर जो एरिया है महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नागपुरिया विचारधारा आरएसएस से जुड़ा हुआ, याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ। आरएसएस का काम क्या है? राष्ट्रवाद को प्रमोट करना, अपनी संस्कृति को पुनर्जागरण करना, लोगों में जागरूकता फैलाना, देश हित में काम करना। ठीक है, हिंदुत्ववाद को प्रमोट करना। तो इन्होंने, विपक्ष वाले जो है ना, नागपुरिया विचारधारा कहा है वक्फ को। क्यों कहा है? देखिए, वक्फ बोर्ड क्या होता है, जो मुस्लिम प्रॉपर्टी होता है, मुस्लिम समुदाय में आपको देखने को मिलेगा एक बोर्ड बनाया गया है जो परोपकारी के लिए, जो जमीन को दान करते हैं मुस्लिम जो कम्युनिटी के लिए। ठीक है, लोक कल्याणकारी के लिए वहां पे जो है लोग वहां पे क्या करते हैं, दान करते हैं, उसी को संरक्षित करना, प्रॉपर्टी को, ये काम होता है वक्फ बोर्ड का। ठीक है, तो उसी को लेकर यहाँ पे विवाद क्या हुआ कि सरकार जो है ना ट्रांसपेरेंट बनाना चाहती है वक्फ बोर्ड को लेकर। ठीक है, और जो भी विवाद है उसको सुलझाना चाहती है और इसको निष्पक्ष करना चाहती है, तो इसी को लेकर सरकार यहाँ पे कार्रवाई कर रही है। तो यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे इसको विवादित बना रहे हैं। जैसे देखिए, संपत्ति अधिकार को यहाँ पर विवाद देखने को मिल रहा है, सरकारी हस्तक्षेप का यहाँ पर विवाद देखने को मिल रहा है, पारदर्शिता का मुद्दा को लेकर यहाँ पे विवाद देखने को मिल रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि विवाद में क्यों है, तो आप बस यही सब चीज को लिख दीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे पीएम श्री योजना। जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा तो यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि केंद्र जो है ना पे आरोप लगा रहा है, स्टेट वाले लोग, साउथ स्टेट वाले, जैसे कि केरल हो गया, तमिलनाडु वाले, कि वो लोग फंड को रोक दे रहे हैं, केंद्र वाले, क्योंकि पीएम श्री जो योजना है उसको लागू नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ये लोग आरोप कर रहे हैं कि हम जो राज्य इसको लागू नहीं किया है आप उसके फंड को ना रोकें, ऐसा करके। तो मैंने जब पूरा आर्टिकल पढ़ा जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आरटी, राइट टू एजुकेशन, याद रखेंगे। पीएम श्री जो है स्कूल योजना, इसको याद रखेंगे आप। सर्व शिक्षा अभियान याद रखेंगे। ये सब जो स्कीम है ना हमारे एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, तो भारत सरकार ने कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं को चालू कर रखा है। समग्र शिक्षा अभियान 2018 में लॉन्च किया गया था। मिड डे मील योजना 1995 में लॉन्च किया गया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में, प्रधानमंत्री ई विद्या 2020 में, डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में, लड़कियों में शिक्षा को और सशक्त करने के लिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ना स्कूली और शिक्षा को व्यापक सुधार के लिए लाया गया था। मिड डे मील में क्या होता है, सरकारी स्कूलों में पौष्टिक भोजन प्रदान करने को लेकर। समग्र शिक्षा अभियान में योजना और शिक्षा को लेकर यहाँ पे बात किया गया है। ठीक है, और ये कोटेशन है, आप लोग याद रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।